Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 18th November 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is about carbon border tax, and this topic is important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. It is also important from our syllabus GS paper 3 environment and climate change point of view. So सबसे पहले ज़रा समझते हैं कि ये जो कार्बन बॉर्डर टैक्स है ये कॉन्सेप्ट है क्या. तो इसको समझने के लिए इस इमेज पे ध्यान देते हैं. मान लीजिए कि ये कोई इंटरनेशनल बॉर्डर है यहाँ पे जो हमने दिखा रखा है, और उस बॉर्डर के दूसरे साइड में, इस साइड में कंट्री है ए. इस कंट्री में कुछ प्रोडक्शन होता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जैसे कि स्टील या सीमेंट, लेकिन उस स्टील या सीमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो पूरी की जाती है बाय यूजिंग कोल. तो यानी कि बेसिकली यहाँ पे सीमेंट या स्टील प्रोड्यूस करने के लिए जब हम कोल का इस्तेमाल करते हैं तो कुछ ना कुछ ग्रीन हाउस गैस इमिट होता है. वही दूसरे साइड में जो इम्पोर्टर कंट्री है उसका नाम है मान लीजिए बी. वहाँ पे ये जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जब बनाए जाते हैं जैसे कि सीमेंट या स्टील, तो उनके प्रोडक्शन के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी की जाती है थ्रू क्लीन सोर्सेज लाइक हाइड्रोजन और अदर रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज. तो बेसिकली बी कंट्री के जो प्रोड्यूसर्स हैं सीमेंट या स्टील के, वो रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं या हाइड्रोजन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनका प्रोडक्ट रिलेटिवली थोड़ा महंगा हो जाएगा क्योंकि ये सारे जो सोर्सेज हैं एनर्जी के वो थोड़े महंगे हैं. जबकि जो एक्सपोर्टर कंट्री है ए, ये कोल का इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए इसका प्रोडक्ट सस्ता होगा, और इस कारण से इसका प्रोडक्ट जो है एक्सपोर्टर का वो कंट्री बी के अंदर जा कर के मार्केट को कैप्चर कर सकता है. तो इस केस में बेसिकली हो क्या रहा है, जो देश ग्रीन हाउस गैस इमिट करके सस्ता इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बना रहे हैं, दे आर गेटिंग एन एडवांटेज इन producing cheaper industrial product, and this is how they are now getting an opportunity to capture international market. तो एक तरीके से हम लोग क्लाइमेट चेंज या ग्रीन हाउस गैस इमिशन को इंसेंटिवाइज कर रहे हैं बाय अलाउिंग सच इंटरनेशनल ट्रेड. तो इस चीज़ को रोकने के लिए फिर कॉन्सेप्ट दिया गया है कार्बन बॉर्डर टैक्स का, कि ठीक है आप कोल का इस्तेमाल करके सीमेंट या स्टील जैसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बना लेते हैं. अब आप जब अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करेंगे दूसरे देश में, तो वो देश जो बेहतर सोर्सेज ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करता है और आप नहीं करते हैं, तो आपके प्रोडक्ट पे फिर वो टैक्स लगाएगा फॉर नॉट यूजिंग क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी वाइल प्रोडक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट. और इस टैक्स को कहा जाएगा कार्बन बॉर्डर टैक्स. तो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको. एक बार इसको मैं पढ़ भी देता हूँ. कार्बन बॉर्डर टैक्स इज टैक्स ऑन कार्बन इमिशंस एट्रीब्यूटेड टू द इम्पोर्टेड गुड्स दैट हैव नॉट बिन कार्बन टैक्स एट सोर्स. तो ये सोर्स कंट्री है ए, वहाँ पे कार्बन यूजेस के लिए या कोल बेस्ड सोर्सेज के यूजेस के लिए फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनी पर्टिकुलर गुड्स अगर आपने टैक्स नहीं लगाया है, यानी कि सोर्स कंट्री में आपने ग्रीन हाउस गैस इमिशन का करने के बावजूद भी उसको रोकने के लिए अगर ठीक तरीके से टैक्स नहीं लगाया है या डिसइंसेंटिवाइज करने के लिए आपने टैक्स नहीं लगाया, तो फिर जो देश क्लीन एनर्जी सोर्स का इस्तेमाल करता है वहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करेंगे तो वो आप पे टैक्स लगा सकता है. तो कार्बन बॉर्डर टैक्स इज एन आइडिया ऑफ इम्पोजिंग एन इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन ए प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड इन ए कंट्री विथ मोर लैक्स क्लाइमेट रूल्स दैन द वन बाइंग इट. तो जो खरीदने वाले देश है वहाँ पे अगर क्लाइमेट को लेकर के रूल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, और जो बेचने वाला देश, एक्सपोर्ट करने वाला देश, वहाँ पे क्लाइमेट चेंज या ग्रीन हाउस गैस इमिशन को लेकर के रूल्स काफ़ी सिंपल हैं, लैक्स्ड हैं, तो उस केस में जो इम्पोर्टर स्टेट है उसको नुकसान होगा. तो इस कारण से इम्पोर्टर स्टेट को ये पावर होना चाहिए कि वो एक्स्ट्रा टैक्स इम्पोज कर पाए इन ऑर्डर टू कंपनसेट फॉर द डैमेज. तो ये जो कॉन्सेप्ट है कार्बन बॉर्डर टैक्स का, इसको नाम दिया जा रहा है ग्रीन प्रोटेक्शनिज्म. यानी कि जो कंट्री ग्रीन सोर्सेज ऑफ एनर्जी को प्रमोट कर रहे हैं या इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके पास ये एक्स्ट्रा पावर होना चाहिए अपने इकॉनमी को प्रोटेक्ट करने के लिए. इससे फ़ायदा क्या होगा कार्बन बॉर्डर टैक्स से? ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन डिस्करेज होगा, और जो प्रोडक्ट ग्रीन हाउस गैस का इस्तेमाल करके या इमिट करके जो प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं उनके प्रोडक्शन पे या एक्सपोर्ट को थोड़ा बहुत डिस्करेजमेंट मिलेगा. अब करंट न्यूज़ पे आ जाते हैं. ये तो कॉन्सेप्ट था कार्बन बॉर्डर टैक्स का.
इस कॉन्सेप्ट को तो काफ़ी टाइम से प्रपोज किया जा रहा है वर्ल्ड वाइड, लेकिन हाल फिलहाल में जो शर्म शेख में चल रहा है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 27 ऑफ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, वहाँ पे यूरोपियन यूनियन ने प्रपोज किया कि ये कार्बन बॉर्डर टैक्स का कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए फेज बाय फेज मैनर ओवर सर्टेन प्रोडक्ट्स लाइक सीमेंट एंड स्टील विथ इफेक्ट फ्रॉम 2026। तो अब से धीरे धीरे आने वाले कुछ दिनों में सीमेंट या स्टील जैसे जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हैं जिसका इस्तेमाल या प्रोडक्शन करते टाइम में कुछ ग्रीन हाउस गैस इमिट होता है, उन पे हमें धीरे धीरे कार्बन बॉर्डर टैक्स का कॉन्सेप्ट लगाना चाहिए। लेकिन इस प्रपोजल को जो यूरोपियन यूनियन की तरफ से आया है उसको काफ़ी ज़्यादा अपोज किया है बेसिक कंट्रीज़ ने। तो बेसिक इज अ ग्रुप ऑफ 4 कंट्रीज़ दैट आर ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इंडिया एंड चाइना। ये जो बेसिक ग्रुप है ये 2009 में बनाया गया था बाय दीज 4 डेवलपिंग कंट्रीज़ ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इंडिया, चाइना, जिसका मेन गोल ही था कि अपने जो इंटरेस्ट हैं उसको प्रोटेक्ट करके रखे जा सके एज फार एज ग्रीन हाउस गैस इमिशंस आर कंसर्न्ड। देखिए, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस गैस इमिशन को लेकर के एक यूनानिमिटी भी है, पूरे दुनिया भर में एक सहमति भी है कि हमें इसको रोकना है, ग्रीन हाउस गैस इमिशन को कम करना है या क्लाइमेट चेंज को के पेस को कम करना है, इसको लेकर के सहमति है या यूनानिमिटी है। लेकिन एक डिफरेंस भी है। डिफरेंस ये है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जैसे कि ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इंडिया और चाइना जैसे देश, इनका मानना है कि जो डेवलप्ड देश हैं जैसे यूएस या यूरोपियन यूनियन, ये सारे देश अभी डेवलप हो चुके हैं इंडस्ट्रियली, और इस कारण से इन देशों के ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी है ग्रीन हाउस गैस इमिशन को कट डाउन करने की, क्योंकि जो पहले से इंडस्ट्रियलाइज्ड है, इसका मतलब ये है कि अभी तक के ज़्यादातर जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन के पीछे जिम्मेदार भी तो वही है ना ज़्यादा। सो दिस इज़ हाउ एक सहमति है कि ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशन को कट करना है, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, बेसिक कंट्री जैसे, वो मानते हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज़ की जिम्मेदारी ज़्यादा है ग्रीन हाउस गैस इमिशन को कट डाउन करने की, और दूसरा उनके पास कैपेसिटी भी ज़्यादा है ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन को कट डाउन करने की, क्योंकि वो अब रिच कंट्रीज़ हैं। सो नाउ दे आर इन अ पोजिशन टू डेवलप बेटर टेक्नोलॉजी, मोर ग्रीन टेक्नोलॉजी, उसमें वो R&D में पैसे खर्च कर सकते हैं। दैट इज़ हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैव बीन प्रपोज्ड कि हाँ, दुनिया में सबकी जिम्मेदारी है कॉमन तरीके से ग्रीन हाउस गैस को कट डाउन करने की, लेकिन वो जिम्मेदारी जो है वो डिफरेंशिएटेड है। डिफरेंशिएटेड मतलब किसी की ज़्यादा है, किसी की कम है। तो इसी आइडिया को प्रपोज करते हुए बेसिक कंट्रीज़ ने कहा है कि अभी कार्बन बॉर्डर टैक्स नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि हम जो सेमी इंडस्ट्रियल या जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इंडिया, चाइना जैसे देश, हम जो भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाते हैं सीमेंट या स्टील जैसे, इसमें कुछ ना कुछ ग्रीन हाउस गैस इमिट होता है, और अगर इन सब पे कार्बन टैक्स लगने लगा तो हमारे जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हैं वो अपना इंटरनेशनल मार्केट धीरे धीरे लूज करने लगेंगे, क्योंकि कार्बन बॉर्डर टैक्स के कारण इनका प्राइस ज़्यादा हो जाएगा। इस कारण से बेसिक कंट्रीज़ ने अपोज किया कि भाई हम तो इतने इंडस्ट्रियलाइज्ड अभी हैं नहीं कि हम सिर्फ और सिर्फ क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल करके इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाएं। इस केस में हमारे प्रोडक्ट जो इंटरनेशनल मार्केट लूज़ करेंगे, और अभी हम चूँकि सेमी डेवलप्ड हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी होनी चाहिए ग्रीन एनर्जी इस्तेमाल करने की, हमारे ऊपर इसको इम्पोज नहीं किया जाना चाहिए। एंड दिस इज हाउ बेसिक कंट्रीज दैट वेयर क्रिएटेड इन 2009 एज अ रिजल्ट ऑफ agreement between these 4 countries have opposed the proposal of carbon border tax given by European Union to be implemented from 2026। इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया पे खासा असर पड़ेगा अगर इस प्रपोजल को मान लिया जाता है तो, क्योंकि यूरोपियन यूनियन इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है अगर गुड्स की बात की जाए तो, आफ्टर यूएस एंड चाइना। ऐसे हालात में अगर यूरोपियन यूनियन कार्बन बॉर्डर टैक्स लगा देता है तो कई सारे जो इंडियन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं उनका प्राइस यूरोपियन मार्केट में बढ़ जाएगा, एंड दिस इज हाउ वी विल लूज मार्केट शेयर इन यूरोपियन मार्केट। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट मॉस्को फॉर्मेट. On this topic is important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. So you see the news is India joins Moscow talks for inclusive government in Kabul. तो मॉस्को फॉर्मेट है क्या, पहले वो समझते हैं. ये रसिया का इनिशिएटिव है जिसका मेन गोल है कि अफगानिस्तान के अंदर पीस और स्टेबिलिटी को रीडेवलप किया जाए. तो जब से तालिबान वाज आउट ऑफ पावर और जब यूएस की फोर्सेस थीं अफ़गानिस्तान के अंदर, तब से
ये मॉस्को फॉर्मेट चलाया जा रहा है। 2017 में ही मॉस्को फॉर्मेट को लॉन्च कर दिया था रसिया ने विथ 6 कंट्रीज, बेसिकली रसिया, अफगानिस्तान, चाइना, पाकिस्तान, ईरान एंड इंडिया। पर्पस था कि कैसे अफगानिस्तान के अंदर पीस और स्टेबिलिटी लाई जाए और ट्रांजिशन जो है यूएस फोर्सेस के जाने के बाद और अफगानिस्तान के अंदर जो लोकल गवर्नमेंट का टेक ओवर, वो ट्रांजिशन स्मूथ हो। लेकिन आप सब जानते हैं कि ट्रांजिशन स्मूथ तो हुआ नहीं है। पिछले साल 15 अगस्त को 2021 में कैसे तालिबान ने ओवरनाइट पूरा का पूरा पावर कैप्चर कर लिया अफगानिस्तान के अंदर, एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ ह्यू एंड क्राई, अ लॉट ऑफ टर्बुलेंस, मास एजिटेशन, किलिंग ऑफ पीपल एज वेल। सो काफ़ी ज़्यादा आप समझिए केओस हुआ था वाइल दिस ट्रांजिशन ऑफ पावर फ्रॉम यूएस फोर्सेस टू तालिबान विच केम टू पावर इन अफगानिस्तान इन 2021। तो ये जो मॉस्को फॉर्मेट है अफगानिस्तान के अंदर स्मूथ पावर ट्रांजिशन को लेकर के, इसकी 3 मीटिंग ऑलरेडी हो चुकी थी अभी तक, 2017 में, 18 में और 21 में। करंट न्यूज़ ये है कि मॉस्को फॉर्मेट ऑफ कंसल्टेशन हैज़ बीन रिसेंटली हेल्ड बाय रसिया अगेन इन मॉस्को। इस बार 10 देशों से रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया गया है अफगानिस्तान के अंदर पीस और स्टेबिलिटी को रीडेवलप करने के लिए। ये 10 देश के रिप्रेजेंटेटिव में ध्यान देने वाली बात है कि इंडिया भी है, चाइना, पाकिस्तान, ईरान के अलावा जो 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, वो देश हैं, प्लस रसिया तो है ही है। तो इस तरीके से और तालिबान के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो भी हैं जो बेसिकली अफगानिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस तरीके से 10 साइड्स आर देयर इन ऑर्डर टू डिस्कस कि हाउ पीस एंड स्टेबिलिटी कुड रिटर्न टू अफगानिस्तान, स्पेशली आफ्टर तालिबान कैप्चरिंग पावर इन अफगानिस्तान। तो जो डायलॉग्स हुए हैं उसमें क्या मेन मुद्दे बाहर से निकल करके आए हैं। तो डायलॉग कॉल्ड फॉर रिस्पेक्ट फॉर ऑल अफगानिक एथनिक ग्रुप्स एंड माइनॉरिटीज़। तो आपको पता है कि जो बेसिकली ये तालिबानीज़ हैं ये अफ़गानिस्तान के मेजॉरिटी एथनिक ग्रुप दैट इज़ पश्तून्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि वहाँ पे कई और माइनॉरिटी एथनिक ग्रुप्स भी हैं, तजीक्स, उज्बेक्स, किर्गिस। तो उन लोगों को ये लोग काफ़ी ज़्यादा हरास कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं। दैट न्यूज़ इज़ ऑल्सो कमिंग अप। वीमेन के राइट्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा नेगलेक्ट किए जा रहे हैं। तो वीमेन की जो हालत थी पहले तालिबान रूल में, मोरलेस वही हालत वापस से रिटर्न हो रही है। एब्सोल्यूट तरीके से शरीयत लॉ को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। वीमेन का पढ़ने लिखने का अधिकार या फिर उनके ट्रैवलिंग के राइट्स, जॉब करने का अधिकार, वो सब धीरे धीरे वापस से तालिबान छीन रहा है। तो उन सारी चीज़ों पे फिर बात हुई है कि नहीं, तालिबान should be liberal this time. It should respect the rights of women as well as the ethnic groups that are non-Pashtuns. तो रसिया जिसने होस्ट किया है ये मॉस्को फॉर्मेट, इट प्रेजेंटेड ए वाइट बुक ऑन सिविलियन लॉसेस इन अफगानिस्तान ड्यू टू द एक्शंस ऑफ द NATO फोर्सेज ड्यूरिंग द पास्ट 2 decades। तो रसिया तो बेसिकली पॉलिटिक्स करेगा ही। तो रसिया ने इनडायरेक्टली ये भी दिखा दिया कि जो NATO फोर्सेस थे, खासकर US लेड NATO फोर्सेस थे अफगानिस्तान में, उससे कितना ज़्यादा लॉस हुआ है, सिविलियन डैमेज हुआ है, उस पर भी एक बुक पब्लिश की है रसिया ने। द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑल्सो टॉक्स अबाउट द कंप्लीट अनफ्रीजिंग ऑफ द अफगानिस्तान एसेट बाय द वाशिंगटन। तो जब से अफगानिस्तान के अंदर तालिबान पावर में आया है तब से जो भी तालिबान के जो लीडर्स हैं उनके एसेट्स वगैरह को या अफगानिस्तान के बाकी सारे बिजनेसेस के एसेट्स को यूएस ने फ्रीज कर दिया। यूएस बैंक्स उनका ट्रांजैक्शन कराने से मना कर देती हैं। यूएस बैंक्स आर द मोस्ट मेजर बैंक्स अक्रॉस द वर्ल्ड। तो यूएस बैंक्स अगर उनके ट्रांजैक्शंस को डिक्लाइन कर दें या फ्रीज कर दें तो उनका ट्रांजैक्शंस ऑलमोस्ट आप समझिए कि इंटरनेशनल लेवल पे हो ही नहीं सकता। तो इस कारण से अफगानिस्तान के अंदर जब से तालिबान पावर में आए तब से एक इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है। उसके पीछे कारण है यूएस ने बहुत सारे इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं तालिबान गवर्नड अफगानिस्तान के ऊपर। तो अब रसिया की ये पॉलिटिक्स आप देख सकते हैं, आप मान सकते हैं कि रसिया धीरे धीरे तालिबान को लेजिटिमेसी देने की कोशिश कर रहा है विथ इट्स रूल इन अफगानिस्तान, और वो सारा का सारा ब्लेम जो है वो इनडायरेक्टली अब शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है कि यूएस फोर्सेज ने यहाँ पे रूल करके 20 साल में और इतनी एट्रोसिटीज़ की है जिस कारण से इतना सारा सिविलियन लॉस हुआ है, डैमेज हुआ है। ये जो पूरी की पूरी मीटिंग है मॉस्को फॉर्मेट, इसमें आपको क्या सीखना है? आपको ये बात समझनी है कि धीरे धीरे तालिबान का जो पावर है अफ़गानिस्तान के अंदर उसको लेजिटिमेसी मिल रही है। 1 साल पहले जब तालिबान पावर में आया था 15 अगस्त 2021 को, तो भारत ने
तालिबान के साथ किसी भी तरीके के फॉर्मल रिलेशन रखने से इनकार कर दिया था। इनफैक्ट इंडिया ने अपना एम्बेसी भी अफ़गानिस्तान के अंदर शट डाउन कर दिया था। लेकिन धीरे धीरे हमने एम्बेसी को दिसंबर 2021 में वापस खोला। धीरे धीरे हम लोग तालिबान के साथ भी इंगेज हो रहे हैं, बिकॉज परहैप्स इंडिया इज ऑल्सो रियलाइजिंग कि तालिबान इज गोइंग टू स्टे इन पावर इन अफगानिस्तान फॉर लॉन्ग। और इस मॉस्को फॉर्मेट में इंडिया ने भी पार्टिसिपेट करके एक तरीके से विलिंगनेस एक्सप्रेस की है दैट इंडिया इज़ विलिंग टू हैव सम नेगोशिएशन विथ तालिबान। सो इनडायरेक्टली वी आर गिविंग लेजिटिमेसी और रिकॉग्निशन टू तालिबान गवर्नमेंट। लेकिन हाँ, तालिबान गवर्नमेंट को कुछ रिक्वेस्ट भी किया गया इन मॉस्को फॉर्मेट में। सारे कंट्रीज़ ने कुछ रिक्वेस्ट किया तालिबान गवर्नमेंट को कि वो पॉपी कल्टीवेशन को प्रिवेंट करे। आपको पता होना चाहिए कि तालिबान का जो नदर्न रीजन है दैट इज़ इनफेमस फॉर ग्रोइंग पॉपी, जो एक तरीके का ओपियम या पॉपी कह सकते हैं आप, जो एक तरीके का साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस है। वो जो अफ़गानिस्तान का नदर्न पार्ट है उसको गोल्डन क्रेसेंट कहा जाता है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा ओपियम की खेती होती है, पॉपी की खेती होती है, और जिस कारण से आसपास के रीजन में ड्रग ट्रैफिकिंग का प्रॉब्लम होता है। उसके अलावा अफ़गानिस्तान की सरकार यानी कि तालिबान को रिक्वेस्ट किया गया है बाय द कंट्रीज पार्टिसिपेटिंग इन मॉस्को फॉर्मेट टू स्टॉप एट्रोसिटीज़ अगेंस्ट डिफरेंट ethnic groups like Shia Hazaras or against women and make inclusive government, यानी कि create a kind of government which gives representation to people coming from different communities and background। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट आर्टेमिस 1 मिशन। ऑन दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। तो इस आर्टिकल को भी थोड़ा बैकग्राउंड से समझते हैं। आप सबको पता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में यूएस और रसिया, these sides were forced to come together in order to face common enemy that was Germany। बट जैसे ही जर्मनी हारा वर्ल्ड वॉर 2 में, हिटलर ने सुसाइड किया एंड वर्ल्ड वॉर 2 केम टू एन एंड इन 1945। इन दोनों साइड्स के बीच में फिर से हॉस्टिलिटी शुरू हो गई, जिसको हम लोग वर्ल्ड वॉर 2 के नाम से जानते हैं। आई एम सो सॉरी, ये जो हॉस्टिलिटी शुरू हो गई जिसको हम लोग कोल्ड वॉर नाम से जानते हैं। तो कोल्ड वॉर इसको इसीलिए कहते हैं, यूएस और यूएसएसआर के बीच में जो हॉस्टिलिटी शुरू हुई आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, जो प्रिवेल हुई फ्रॉम 1945 टू 1991, इसको हम लोग कोल्ड वॉर इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं हुआ दोनों साइड्स के बीच में, डायरेक्ट लड़ाई नहीं हुई। अदरवाइज वी कुड हैव कॉल्ड इट हॉट वॉर, राइट। It was Cold War mainly because it did not include any direct confrontation, rather it was power projection between the two sides। दोनों ही साइड्स अपना अपना पावर दिखाने में लगे थे कि कौन ज़्यादा पावरफुल है। इसी कारण से दुनिया भर में अलग अलग कंपटीशन शुरू हुए, जैसे वेपन्स का रेस शुरू हुआ कि कौन ज़्यादा खतरनाक वेपन बना सकता है, न्यूक्लियर वेपन्स बनाने शुरू हुए। और उसी दौरान पावर प्रोजेक्शन में ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर टाइम फिर शुरू हुआ स्पेस रेस, जिसमें दोनों ही साइड्स दिखाना चाह रहे थे कि वो स्पेस टेक्नोलॉजी में कौन कितना ज़्यादा डेवलप्ड है। तो सबसे पहला स्टेप लिया यूएसएसआर ग्रुप ने, जब उन्होंने 1957 में पहला सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च कर दिया विथ हेल्प ऑफ देयर रॉकेट, जिसका नाम था स्पुतनिक। तो पहला सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च करते ही आप समझिए कि यूएसएसआर ने एक बार के लिए साबित कर दिया कि वो स्पेस टेक्नोलॉजी में यूएस ग्रुप से आगे है। तो इसके जवाब में यूएस के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने प्रॉमिस किया पब्लिकली अमेरिकन लोगों के सामने 1961 में कि ये जो डेकेड है 1960s का, ये ख़त्म होते होते तक वो चांद के ऊपर, मून के ऊपर पहला एस्ट्रोनॉट भेज देंगे। वो सुन करके उस टाइम में इम्पॉसिबल लग रहा था कि मून के ऊपर लोग जा कर के लैंड करेंगे। लेकिन आउट ऑफ दिस कंपटीशन, तो कभी अगर आप ऐसे लिख रहे हो कि कैसे कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो ओवरऑल डेवलपमेंट या प्रोग्रेस करा देता है, तो वहाँ पे आप ये एग्जांपल लिख सकते हैं कि कैसे स्पेस रेस के चक्कर में एक ने सैटेलाइट भेजा स्पेस पे, तो दूसरे ने मून पे एस्ट्रोनॉट्स को लैंड करा दिया। तो जिस तरीके का प्रॉमिस किया था जॉन एफ कैनेडी ने, ऐसा करने में यूएस सक्सेसफुल रहा और उन्होंने अपोलो मिशन लॉन्च किया 1969 में, विच लेड टू लैंडिंग ऑफ एस्ट्रोनॉट्स ऑन मून सरफेस। तो अपोलो मिशन ऑफ नासा, इट टुक
ह्यूमन एस्ट्रोनॉट्स और एस्ट्रोनॉट्स ऑन द मून सरफेस। सबसे पहले एस्ट्रोनॉट जो मून सरफेस पे लैंड हुए थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, उनके साथ थे माइकल कॉलिंस एंड बज ऑल्ड्रिन। दे लैंडेड ऑन मून सरफेस ऑन जुलाई 20, 1969 और ये पहला मिशन था अपोलो मिशन। उसके बाद ओवरऑल 5 और मिशंस भेजे गए मून के ऊपर बिटवीन दिस पीरियड फ्रॉम 1969 टू 72। तो 1972 तक टोटल 6 मून मिशन हो गए जिस पे हमारे एस्ट्रोनॉट्स गए और लैंड किया मून पे और वापस अर्थ पे सेफली आए भी। लेकिन लगभग 50 साल बीत गए। 1972 वाज द लास्ट मून मिशन। अब यूएस ने वापस से मून मिशन स्टार्ट किया है जिसमें एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जा रहा है ऑन द सरफेस ऑफ मून और इस मिशन को नाम दिया जा रहा है आर्टेमिस मिशन। और इसी आर्टेमिस का पहला सेगमेंट आज लॉन्च कर दिया नासा ने, जो यूएस की स्पेस एजेंसी है, जिस कारण से ये आर्टिकल हम कवर कर रहे हैं। तो अबाउट 50 ईयर्स लेटर नाउ द मून मिशन हैज़ बीन अगेन रीस्टार्टेड बाय नासा। तो ये जो मिशन है मून मिशन जो नासा ने स्टार्ट किया है, पहले वाले का पहले जो भेजा गया था वो था अपोलो मिशन, इस बार जो भेजा जा रहा है वो है आर्टेमिस मिशन। आर्टेमिस मिशन को 3 फेज में इंप्लीमेंट किया जाएगा, आर्टेमिस 1, आर्टेमिस 2 एंड आर्टेमिस 3। आर्टेमिस 1 इज नॉन क्रू मिशन। नॉन क्रू मिशन में क्या होगा, सिर्फ एक ऑर्बिटल भेजा जा रहा है जो अर्थ से जाएगा, मून के अराउंड ऐसे ऑर्बिट करेगा लगभग महीने भर और वापस से अर्थ सरफेस पे आ जाएगा। इस ऑर्बिटर के अंदर, इस ऑर्बिटल के अंदर जो स्फेरिकल शेप का होगा, 3 एस्ट्रोनॉट शेप के रोबोट्स भेजे जाएंगे और उन पे स्टडी किया जाएगा फिर कि उनके बॉडी पे अलग अलग तरह के सेंसर्स लगा करके भेजा जाएगा कि क्या इम्पैक्ट पड़ा है बिकॉज ऑफ बीइंग इन द ऑर्बिटल विच ऑर्बिटेड अराउंड द मून फॉर अबाउट अ मंथ। तो इस तरीके से आर्टेमिस 1 मिशन विल बी अ काइंड ऑफ प्रिकर्सर फॉर आर्टेमिस 2, जहाँ पे फिर ह्यूमन को सच में भेजा जाएगा इन द स्पेस और वो ऑर्बिटल में जाएंगे और वो मून के अराउंड ऑर्बिट करके वापस से अर्थ सरफेस पे आएंगे। और फिर आर्टेमिस का जो 3rd मिशन होगा जो लगभग 2025 तक लॉन्च होगा, उसमें मून के ऊपर फिर से एस्ट्रोनॉट्स को लैंड कराया जाएगा। तो आर्टेमिस 1 जो है वो बेसिक है, जिसमें ओरियन नाम का इस तरह का ऑर्बिटल होगा जो मून के अराउंड जाकर के ऑर्बिट करेगा एंड इट विल टेक अबाउट 3 ह्यूमन लाइक रोबोट्स दैट विल बी मेड अप ऑफ स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यूज़, ताकि उनको स्टडी किया जा सके कि ह्यूमन की बॉडी पे क्या असर पड़ेगा अगर ह्यूमन लगभग महीने भर तक मून के अराउंड ऑर्बिट करते हैं। तो इस तरीके से सरफेस से, अर्थ सरफेस से ये चला ऑर्बिटल 1 मिशन और ये धीरे से जाकर के मून के अराउंड जाकर के ये ऑर्बिट करेगा महीने भर तक, फिर ये वापस आ जाएगा। तो आपके मन में नेचुरल सवाल उठता रहा होगा कि सर 50 साल पहले जब ऑलरेडी मून पे हम लैंड करा चुके हैं अपने एस्ट्रोनॉट्स को, तो इस बार इतनी कौन सी बड़ी बात हो गई, क्यों ये स्टेप बाय स्टेप प्लान किया जा रहा है कि पहले बिना एस्ट्रोनॉट के भेजा जाएगा ऑर्बिटल, फिर एस्ट्रोनॉट्स के साथ भेजा जाएगा ऑर्बिटर, बाद में लैंड कराया जाएगा आर्टेमिस 3 में। तो क्या नासा बेवजह से एक ही चीज़ को रिपीट कर रहा है? इट इज़ री इन्वेंटिंग द व्हील। जो चीज़ ऑलरेडी है हमारे पास, जो टेक्नोलॉजी, उसको क्या दोबारा डेवलप करके क्या फ़ायदा? तो इसको समझने के लिए हमें समझना होगा कि ये जो आर्टेमिस मिशन है ये अपोलो मिशन से काफ़ी अलग है। अपोलो मिशन में हमने जैसे तैसे जा कर के नासा ने एस्ट्रोनॉट्स को लैंड करा दिया था मून सरफेस पे, जहाँ से एस्ट्रोनॉट्स थोड़ा बहुत रॉक सैंपल लेकर के आए थे मून से। लेकिन आर्टेमिस 1 मिशन में जो लैंडिंग कराई जानी है वो सबसे डिफ़िकल्ट रीजन में कराई जाने वाली है मून के, यानी कि मून का जो साउथ पोल रीजन है दैट इज़ कंसिडर टू बी द मोस्ट डिफ़िकल्ट रीजन ऑफ मून, वहाँ पे लैंडिंग कराया जाना है। तो इसके लिए ठीक तरीके से प्लान करना होगा और प्रिसीजन के साथ प्लान करना होगा, क्योंकि जो साउथ पोल वाला जो रीजन है वहाँ पे सन रेज रेयरली गिरते हैं, जिस कारण से वहाँ पे आइस क्रिस्टल्स मिलते हैं इन द डीप क्रेटर्स ऑफ द मून सरफेस। और वहाँ के लूनर आइस सैंपल को स्टडी करके वी कैन हैव बेटर नॉलेज अबाउट द जियोलॉजी ऑफ द मून, एंड दैट इज़ वाई दिस टाइम सिंस द एस्ट्रोनॉट्स हैव टू बी लैंडेड ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून, दिस जॉब इज़ डिफिकल्ट एज कंपेयर टू द लैंडिंग of Apollo mission, and that is why so many steps are being taken as a matter of caution. और ये जो मिशन है आर्टेमिस मिशन, it will act as a basis for future missions to other planets like Mars.
मार्स इज अबाउट 200 टाइम्स फार अवे फ्रॉम अर्थ। तो मार्स मिशन पे भेजने से पहले एस्ट्रोनॉट्स को हमें बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से स्टडी करना होगा कि आउटर एटमॉस्फेयर में या स्पेस के अंदर जब हमारे एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं तो उनके ऊपर क्या क्या असर पड़ सकता है। तो इसके लिए लंबे समय तक हमें एस्ट्रोनॉट्स को रखना है आउटर स्पेस में, मून सरफेस पे, ताकि हम अलग अलग इम्पैक्ट को पढ़ पाएँ। अपोलो में क्या था, गए, थोड़ी देर रुका, रॉक सैंपल लिए, वापस आ गए, बट दिस टाइम आवर एस्ट्रोनॉट्स आर एक्सपेक्टेड टू स्टे देयर एंड दिस इज़ हाउ आर्टेमिस 1 अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो इट विल एक्ट एज अ बेसिस और प्रिकर्सर फॉर फ्यूचर मिशंस टू अदर प्लैनेट्स लाइक मार्स। अभी आर्टेमिस में हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स भेजे जाएंगे उनको इस तरीके से भी ट्रेन किया जाएगा कि वो मून के सरफेस से ही कुछ स्ट्रक्चर क्रिएट कर पाएँ मून के ऊपर, जैसे छोटा मोटा घर बना पाएँ, या मून के एटमॉस्फेयर से हाइड्रोजन या हीलियम को लेकर के उसको एनर्जी सोर्स की तरह इस्तेमाल करें। तो अपोलो मिशन वाज तो वेरी सिंपल, एस्ट्रोनॉट्स वेंट देयर, दे टुक सम रॉक सैंपल, केम बैक, बट दिस टाइम आर्टेमिस मिशन इज बीइंग डेवलप्ड इन सच ए मैनर कि मून के ऊपर क्या हमारा सेटलमेंट संभव है कि नहीं उसको भी स्टडी किया जा सके। ऑफ कोर्स ये 2-4-5 साल में तो नहीं होगा, आर्टेमिस 3 में भी ये नहीं हो पाएगा, लेकिन कोशिश यही की जाएगी कि धीरे धीरे मून सरफेस पे जो रिसोर्सेज उसका इस्तेमाल करके एस्ट्रोनॉट्स वहाँ पे सरवाइव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इसका भी स्टडी किया जाए। करेंट न्यूज़ यही है कि जो आर्टेमिस मिशन 3 फेजेज में लॉन्च होने वाला था, उसका पहला फेज का सक्सेसफुल लॉन्च कर दिया है नासा ने, और इसके साथ ही जो उनका जो ऑर्बिटर था ओरियन, उसको भेज दिया गया है अराउंड द मून्स ऑर्बिट, एंड नाउ इट विल ऑर्बिट अराउंड द मून फॉर अबाउट ओवरऑल 30 डेज, जिसमें से 12 दिन, देखिए होगा क्या कि 12 दिन लगभग उसको यहाँ पहुँचने में लगेगा, 30 दिन तक वहाँ ऑर्बिट करेगा वो मून के अराउंड, और वापस से वो अर्थ पे आ जाएगा। तो टोटल ये 42 डे का ये पूरा का पूरा ये आप समझिए टूर है ओरियन ऑर्बिटर का, जो आर्टेमिस 1 का हिस्सा है। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट बलि यात्रा एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। चूँकि बलि यात्रा का जिक्र हुआ है तो इस कारण से मुझे लगता है पीटी में पूछा जा सकता है, या इंडियन डायस्पोरा पे कभी आप जवाब लिख रहे हो इंटरनेशनल रिलेशंस में जीएस पेपर 2 में, तो कहीं आप पासिंग रेफरेंस दे सकते हैं, डायरेक्ट सवाल तो नहीं आएगा। क्या है बलि यात्रा, वो जरा समझते हैं। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बाली यात्रा पे हैं बिकॉज ऑफ G20 समिट, इंडोनेशिया बाली यात्रा पे हैं बिकॉज ऑफ G20 समिट। तो वहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इंडियन डायस्पोरा के लोगों को एड्रेस करते हुए उन्होंने जिक्र किया बलि यात्रा का, कि बलि यात्रा जो है वो इंडिया के अंदर उड़ीसा स्टेट में महानदी कोस्ट पे कराई जाती है हर साल। और ये जो बलि यात्रा है, इट इज़ ए काइंड ऑफ इंडिकेशन ऑफ लिंक, कल्चरल लिंक बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया बाली। तो क्यों ये बलि यात्रा कराई जाती थी? इट was done in order to celebrate the ancient trade relation between India and Indonesia। तो आज भी बलि यात्रा का जो पर्व है या आप कहिए जो मेला है वो लगाया जाता है। 1000 साल पहले से बलि यात्रा मेला लगाया जा रहा है, विच वॉज एन इंडिकेटर टू इंडिकेट कि देयर वॉज ए स्ट्रॉन्ग ट्रेड रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया। तो बलि यात्रा सिंपली मीन्स वोयाज टू बाली, मतलब बाली तक की यात्रा, उस बाली यात्रा। एंड इट इज़ आज भी ये कटक उड़ीसा में मनाया जाता है। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी इंडियाज लार्जेस्ट ओपन एयर फेयर। इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर टू कमेमोरेट अबाउट 2000 ईयर ओल्ड मैरी टाइम एंड कल्चरल लिंक बिटवीन टुडेज उड़ीसा विच इन एंशियंट टाइम वॉज नोन कलिंगा एंड बाली। तो बाली और कलिंगा के बीच में कल्चरल लिंक को रिप्रेजेंट करने के लिए आज भी बाली यात्रा नाम का पर्व या मेला लगाया जाता है। अगर ये मेले की बात की जाए तो दिस मेला begins on Kartik Purnima, that is full moon night in the month of Kartik, and can be traced for about more than 1000 years back। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते। इकात इज अ काइंड ऑफ डाइंग टेक्निक दैट इज ओरिजिनेटेड इन इंडोनेशिया। एंड ग्राम न्यायालय, आपको पता है ग्राम न्यायालय कैन टेक बोथ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग बट सेकंड स्टेटमेंट इज राइट, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। And Sea Vigil 22 and Tropics are India's naval exercise to ensure coastal defense. It is right.
बट सी विजिल इज बाईएनियल वाइल ट्रॉपिक्स इज एनुअल. दिस इज रॉन्ग. ट्रॉपिक्स इज ऑल्सो बाईएनियल एक्सरसाइज, मतलब 2 साल में एक बार होता है. सो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.